नमस्कार दोस्तों, अपने सेकंड लेसन में चोल प्रशासन कला व साहित्य चल रहा था। तो चोलों में अपने दूसरे वीडियो में बात करेंगे अपने चोलों के प्रशासन की, उनकी सेना की और साहित्य की। पहले वीडियो में अपने शासकों की बात है वो कर चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए चोल प्रशासन। तो चोल प्रशासन बहुत ही प्रसिद्ध प्रशासन था। सर्वोच्च सत्ता राजा के हाथ में थी, यानी कि राजा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका सभी प्रकार से अंतिम जो फैसले थे वो राजा के हाथ में थे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ज्येष्ठता उत्तराधिकार का नियम था। पुराने अपने राजवंशों की बात करें, मौर्य काल, गुप्त काल, तो ज्येष्ठता उत्तराधिकार का नियम तो था, लेकिन यहाँ पर एक विचित्र बात थी। वो विचित्र बात क्या थी कि जो ज्येष्ठ पुत्र होता था ना, बड़ा लड़का, उसको वो पहले से ही उपराजा का पद दे देते थे। उपराजा जैसे अब होता है ना, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, वैसे ही वो क्या करते थे, उपराजा का पद दे देते थे। यानी कि जो उपराजा है वही आगे जाकर राजा बनेगा। तो ज्येष्ठता का नियम था और बड़ा लड़का था वो राजा बनता था, या योग्य जो लड़का था वो राजा बनता था। अब देखिए कुछ ये शब्द हैं वो मुश्किल होंगे। दक्षिणी भारत की जो शब्दावली है वो कठिन है, लेकिन ध्यान रखना, धीरे धीरे आराम से बताऊंगा। ओके। राजा के निजी अंगरक्षक, पर्सनल रक्षक जो थे निजी, उसको क्या कहते थे? उदम कुटुकम। उदम कुटुक, उदम कुटुक। राजा के निजी सहायक, राजा के व्यक्तिगत अंगरक्षक, पर्सनल अंगरक्षक जो राजा की रक्षा करते थे, वेलेकोर। सहायक को क्या कहते थे? उदम कुटुक, और जो अंगरक्षक थे उनको वेलेकोर। अधिकारी जो थे चोल साम्राज्य में वो दो प्रकार के थे, एक उच्च और एक निम्न। जो उच्च थे उनको क्या कहते थे? पेरुनंदनम, पेरुनंदनम। और जो निम्न थे उन्हें सिरुतरम, सिरुतरम। उच्च अधिकारियों को पेरुनंदनम और निम्न को सिरुतरम। अब देखिए जो मुख्य अधिकारी थे वो क्या क्या थे? जैसे प्रधान सचिव, ये इसका विभाग था। तो प्रधान सचिव का अधिकारी यानी कि ओले नायकम, ओले नायकम क्या होता था? प्रधान सचिव होता। तिरुनंदनम एक प्रधान कर्मचारी था। विडेयाथिकारीन, विडेयाथिकारीन कार्य प्रेषक किरानी, जो कार्य बताने वाला अधिकारी था, जो कार्य बताने वाला अधिकारी था। ओले नायकम क्या था? प्रधान सचिव था। तिरुनंदकम क्या था? एक प्रधान कर्मचारी था। कार्य बताने वाला कौन था? विडेयाधिकारिणी, विडेयाधिकारिणी ये क्या था? कार्य बताने वाला। ये केंद्रीय शासन में आ गया। राजा सबसे बड़ा अधिकारी, ज्येष्ठ पुत्र या योग्य पुत्र उपराजा, उसके बाद में राजा के निजी सहायक क्या कहलाते थे? उदम कुटुकम, और अंगरक्षक क्या कहलाते थे? वेलकोरम, कोर। दो प्रकार के अधिकारी थे, उच्च और निम्न। उच्च को पेरुनंदकम और निम्न को सिरुतरम। ठीक है, उसके बाद में ये अधिकारियों के नाम है। अब देखो राज्य का विभाजन कैसे था? प्रांतों में था। तो अपनी बात करते हैं प्रांतीय प्रशासन की। प्रांतों को क्या कहते थे? मंडलम कहते थे। प्रांतों को मंडलम कहा जाता था। जैसे अब देश है, देश के बाद में क्या आ गया? राज्य आ गया। ठीक है, अपने वर्तमान में राज्य कहते हैं। चोल प्रशासन में क्या कहते हैं? मंडलम कहते हैं। मुगल साम्राज्य में क्या कहा जाता था? प्रांत या सूबा कहा जाता था। तो अलग अलग साम्राज्य में अलग अलग नामों से जाना जाता था। या अपने हर्ष की बात करके आए तो हर्ष में साम्राज्य का विभाजन किस में था? भुगती में था। वैसे ही यहाँ साम्राज्य का विभाजन किस में है? मंडलम यानी कि प्रांत में। और अधिकारी क्या कहलाता था? मंडल मुडाली, मंडल मुडाली। जो प्रांत का सबसे बड़ा अधिकारी था वो मंडल मुडाली कहलाता था। प्रांतों की संख्या कितनी थी? 6, यानी कि पूरे चोल साम्राज्य को 6 भागों में विभाजित कर रखा था। ठीक है, अब देखो जो प्रशासन का विभाजन था वो कैसे था? सबसे बड़ा संपूर्ण एक राज्य हो गया।
राज्यों को कई प्रांतों में बांट रखा था, यानी कि मंडलम में बांट रखा था। मंडलम वर्तमान के प्रांत की तरह, मंडलम वर्तमान के प्रांत की तरह। फिर मंडलम को किस में बांट रखा था? वन नाडु में बांट रखा था, जिसको क्या कहते हैं? कोट्टम भी कहते हैं। फिर वन नाडु को नाडु में वर्तमान जिले की तरह, फिर नाडु को कुर्रम में वर्तमान ग्राम की तरह। ये पिछली बार रीट के अंदर पेपर आया था, रीट के अंदर प्रश्न आया था। इस प्रकार से विभाजन को सही क्रम में लगाना था, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संपूर्ण राज्य मंडलम, वन नाडु, नाडु और कुरम या प्रांत, कोट्टम, जिला और ग्राम, इस प्रकार से इनको बांट रखा था। इसके बाद में देखिए, मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चोलों का स्थानीय स्वशासन। जिस प्रकार से आज अपने ग्राम पंचायत होती है, वार्ड मेंबर चुने जाते हैं, सरपंच का चुनाव होता है, उसी प्रकार से सारा सिस्टम जो था वो चोल साम्राज्य के अंतर्गत था, चोल साम्राज्य के अंतर्गत था। तो इसकी अपने बात करेंगे। देखिए, स्थानीय स्वशासन, निर्वाचित सदस्यों को पेरू मक्कल कहा जाता था, पेरू मक्कल कहा जाता था। यानी कि जिन सदस्यों को चुना जाता था, निर्वाचित किया जाता था, उनको क्या कहा जाता था? पेरू मक्कल कहा जाता था। अब देखिए, स्थानीय स्वशासन का जो मुख्य आधार था ना, वो समिति थी। प्रत्येक गांव के अंदर समितियों का गठन किया हुआ था, प्रत्येक गांव के अंदर समितियों का गठन किया हुआ होता था। जो व्यक्ति समिति का सदस्य होता था उसे वारियम कहते थे। समिति के सदस्य को क्या कहते थे? वारियम कहते थे। ठीक है। पूरे गांव को 30 वार्डों में बांट दिया जाता था, पूरे गांव को 30 वार्डों में बांट दिया। प्रत्येक वार्ड से एक सदस्य चुना जाता था, जैसे अब अपने प्रत्येक वार्ड से एक वार्ड पंच चुनते हैं, तो पूरे गांव को 30 वार्डों में बांट दिया जाता था। सदस्य का चुनाव लॉटरी से होता था। 2 या 3 सदस्य हो गए, वोट नहीं डलते थे जैसे अब वोट डलते हैं। तो क्या करते थे, जैसे जितने सदस्य खड़े हो गए 2, 4, 5, तो एक पर्ची लिख के डाल दी जाती थी नाम की उनकी मटके में, और मटके में से वो पर्ची निकाल दी। जो सदस्य चुना गया वो क्या हो गया? वार्ड, उस वार्ड का एक प्रकार से अध्यक्ष हो गया। ठीक है। तो देखिए, समिति बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समिति के सदस्य वारियम कहलाते थे। गांव में 30 वार्ड थे, सदस्यों का चुनाव लॉटरी से होता था। अब देखिए, संस्थाएं कौन कौन सी थी ग्रामीण क्षेत्र के अंदर? उर, ये अन्य संस्थाएं थी। समिति तो थी, समिति में तो सारे सदस्य आते थे, पूरा गांव आता था। अब देखिए, उर वेश्यक पुरुषों की करदाताओं की सभा थी। उर के अंदर वेश्यक पुरुष जो युवा हो चुके हैं वही इसके अंतर्गत आते थे। और कौन से सदस्य? सारे सदस्य नहीं, जो केवल क्या दे रहे हैं? कर दे रहे हैं। यानी कि जो कर दे रहे हैं, यानी कि परिवार का मुखिया जो कर दे रहा है वही इसका क्या बन सकता है? सदस्य है, वो बन सकता है। दूसरी क्या थी? सभा या महासभा। सभा या महासभा में केवल जो गांव के विशिष्ट ब्राह्मण होते थे वही आते थे, ब्राह्मणों की सभा थी। ठीक है। वारियम 35 से 75 वर्ष के सदस्य वारियम में आते थे, और वारियम का जो कार्यकाल होता था वो 3 वर्ष का होता था। ग्राम सभा, ग्राम सभा पूरे गांव की सभा, ग्राम सभा, जितने भी सदस्य मतदाता थे उनकी ग्राम सभा। और ग्राम सभा के कार्य क्या होते थे? वर्तमान की तरह गांव में पेयजल की व्यवस्था करना, गांव के अंदर तालाब या झील पोखर है उसकी साफ सफाई करना, सड़कें वगैरह बनवाना। ठीक है, ध्यान रखना, विद्युत वगैरह नहीं थी उस समय की वर्तमान की तरह की बिजली की व्यवस्था करना, तो बिजली जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी, वो नहीं। गांव की साफ सफाई करना, सड़कें बनवाना, पोखर यानी कि तालाब और झील है उसकी साफ सफाई करना, या गांव के अंदर छोटे मोटे झगड़े हो गए उनका निपटारा करना। ठीक है, एक बार पुनः देखेंगे फिर इसके आगे की बात करेंगे। राजा सबसे बड़ा अधिकारी, राजा के जीवित रहते ही राजा के योग्य पुत्र को उपराजा का पद दिया जाता था जो बाद में राजा बनता था। राजा के निजी जो सहायक होते थे उसको उदम कुटु कहा जाता था। राजा के अंगरक्षक को वेलकोर कहा जाता था। अधिकारी 2 प्रकार के थे, उच्च पेरुनंदनम और निम्न सिरुतरम। ठीक है, अधिकारियों के नाम ओले नायकम प्रधान सचिव था, तिरुनंदनम एक प्रधान कर्मचारी था, वेडियाथिकारनी
कार्य प्रेषक करने वाला था, कार्य भेजने वाला था। प्रांत को मंडलम कहते थे, मंडलम यानी कि प्रांत का सबसे बड़ा अधिकारी मंडल मुडाली था। ठीक है, विभाजन कहते थे साम्राज्य, साम्राज्य के बाद में मंडलम यानी कि प्रांत आ गए, मंडलम के बाद में वन नाडु यानी कि कोट्टम आ गए, फिर नाडु यानी कि जिला आ गया, और फिर कूरम यानी कि ग्राम है वो आ गया। ठीक है, स्थानीय स्वशासन सबसे इंपॉर्टेंट निर्वाचित सदस्य यानी कि जो सदस्य निर्वाचित होते थे वो क्या कहलाते थे, पेरू मक्कल कहलाते थे। मुख्य जो स्थानीय स्वशासन का आधार था वो क्या था, समिति थी। समिति के सदस्य क्या कहलाते थे, वारियम कहलाते थे। पूरे गांव को 30 वार्डों में बांटकर चुनाव होता था, प्रत्येक वार्ड में लॉटरी द्वारा एक सदस्य चुना जाता था। अब प्रश्न आएगा, उर से क्या तात्पर्य है या उर किसे कहते हैं? तो वेश्यक पुरुषों की, वेश्यक पुरुष जो करदाता है यानी कि जो कर दे रहे हैं उनकी सभा को क्या कहते थे, उर कहते थे। सभा या महासभा में चोल प्रशासन में आप क्या समझते हो? तो सभा या महासभा वरिष्ठ ब्राह्मणों की एक सभा होती थी। वारियम 35 से 75 वर्ष के आयु के लोगों की एक सभा होती थी जिसका कार्यकाल 3 साल होता था। और ग्राम सभा वर्तमान ग्राम सभा की तरह छोटे मोटे झगड़े निपटाना, स्थानीय जो भी जितने भी कार्य हैं वो कार्य करना, ये सारी चीजें थी। इसके अलावा देखिए चोल प्रशासन, जब प्रशासन की बात आई है तो प्रशासन में अधिकारी वगैरह तो सारे आ गए, अपने ने बात कर ली, लेकिन इसके अलावा और क्या होगा? उसके अलावा पुराने समय में यानी कि राजा महाराजाओं के समय में शासन चलाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती थी वो सेना होती थी। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती थी वो सेना होती थी। बगैर सेना के प्राचीन काल या मध्य काल के अंदर शासन नहीं किया जा सकता था। तो सेना में देखिए अपने बात करते हैं, सेना में क्या क्या था? सेना, तो सेना का जो अध्यक्ष था, सेनाध्यक्ष, इसको महादंड नायक कहते थे। महादंड नायक कहते थे। सेना का सबसे बड़ा अधिकारी महादंड नायक कहलाता था। जैसे अपने ने मौर्य काल या गुप्त काल के अंदर किया तो क्या कहलाता था? सेनापति। यहां क्या हो गया? महादंड नायक हो गया। ठीक है, उसके बाद में सेना का युद्ध में नेतृत्व करने वाला, नेतृत्व करने वाला वह व्यक्ति जो युद्ध क्षेत्र में सेना की टुकड़ी का नेतृत्व करता है उसे क्या कहते थे? नायक। उसे क्या कहते थे? नायक कहते थे। विल्लीगढ़ शब्द आएंगे अब 3-4। विल्लीगढ़, विल्लीगढ़ कहते थे धनुर्धारी को, यानी कि जो धनुष चलाने वाला था, धनुर्धारी, धनुष रखने वाले व्यक्ति या धनुष रखने वाले सैनिक को क्या कहते थे? विल्लीगढ़ कहते थे। एक एक शब्द का ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद में देखिए शब्द क्या है? कुदी रेचेवगर, कुदी रेचेवगर, ये किसको कहते थे? अश्वरोही को। अश्वरोही यानी कि घुड़सवार, घोड़े की सवारी करने वाले सैनिक को क्या कहते थे? कुदी रेचेवगर। और धनुर्धारी को क्या कहते थे? विल्लीगढ़। उसके बाद में कुंचिल मल्लर, कुंचिल मल्लर, गजरोही। कुंचिल मल्लर किसको कहते थे? गजरोही। गज का मतलब हाथी होता है, तो हाथी की सवारी यानी कि हाथी वाला जो सैनिक होता था, हाथी पर सवार जो सैनिक होता था उसको क्या कहते थे? कुचिल मल्हर। घोड़े पर सवार जो सैनिक होता था कुदी रेचेवगर, और धनुर्धारी जो होता था विल्लीगढ़ कहलाता था। ये सेना थी, ठीक है। इसके बाद में देखिएगा राज्य स्थापित कर लिया, सेना हो गई। दूसरे राज्यों से अपने सेना चाहिए, दूसरे क्षेत्र जीतने हैं तो भी चाहिए, अपने राज्य को सुरक्षित रखना है तो भी चाहिए। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपने को क्या चाहिए? किसी भी व्यवस्था को, चाहे घर है चाहे देश है, सभी को चलाने के लिए अपने को आय चाहिए। तो राज्य की आय के स्रोत, आय के
स्रोत, यानी कि राज्य को आय कहां से प्राप्त होगी। तो मुख्य स्रोत क्या था? भू राजस्व था। मुख्य स्रोत भू राजस्व, भू राजस्व, यानी कि राज्य जो भूमि कर लिया जाता था वो मुख्य स्रोत था। इसके अलावा अन्य कर और कौन कौन से थे? भू राजस्व तो आता ही आता था, अन्य कर उस समय क्या लगते थे? अन्य कर, यानी कि भूमि कर के अलावा और कौन से कर है वो देने पड़ते थे। तो सबसे पहले कर था आयम। आयम कहते थे राजस्व कर को, ठीक है। आयम किसको कहते थे? राजस्व कर को। दूसरा था मने ईरे। मने ईरे, मने ईरे था गृह कर। गृह कर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, जिसको अब आप इंग्लिश में हाउस टैक्स कहते हो, तो यदि एक प्रश्न यहां पे बनता है कि प्राचीन काल में कौन से साम्राज्य के दौरान गृह कर लिया जाता था? चोल साम्राज्य के अंतर्गत, या दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी ने भी गृह कर लगाया था। जैसे पिछली बार, पता नहीं उससे पिछली बार रीट में एक प्रश्न आया कि भारत में जन्म और मृत्यु का पंजीयन है वो कब प्रारंभ हुआ? तो उसमें 4 ऑप्शन दे रखे थे, मुगल काल, मौर्य काल, ब्रिटिश काल, एक और ऑप्शन था। तो लगभग बच्चों ने क्या सोचा भी ग्रह, ये जो जन्म और मृत्यु का पंजीयन है ये तो अंग्रेजों ने स्टार्ट किया होगा। नहीं, भी मौर्य काल में स्टार्ट हुआ था। वैसे ही एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ग्रह जैसा कर है वो कहाँ लिया जाता था? चोल साम्राज्य के अंदर लिया जाता था। इसके अलावा दिल्ली सल्तनत के भी एक शासक थे अलाउद्दीन खिलजी, जिन्होंने इस कर को लिया। उसके बाद में कड़े ईरे। कड़े ईरे, मने ईरे क्या है? गृह कर है। कड़े ईरे क्या है? व्यापार कर है, व्यापार कर, ठीक है। फिर आजीविका, आजीविका कासु। आजीविका कासु, आजीविका पर जो कर लगता था, आजीविका कर, आजीविका कर। तो मुख्य कर यानी कि मुख्य स्रोत आय का क्या था? भू राजस्व, भूमि से जो राजस्व लिया जाता था वो। इसके अलावा ये 3-4 कर हो रहे हैं। जो भू राजस्व का सबसे बड़ा अधिकारी था, लास्ट बात इसके अंदर, अधिकारी। भू राजस्व के अधिकारी को क्या कहते थे? वरित पोत गकक। वरित पोत गकक कौन था? भू राजस्व का या राजस्व का सबसे बड़ा अधिकारी था। राजस्व का सबसे बड़ा अधिकारी था। तो ये आपने आय के स्रोतों में याद रखना है, ठीक है। तो चोलों में अपने ने पहले शासकों की बात की, शासकों के बाद में अपने ने फिर प्रशासन की बात की। केंद्रीय प्रशासन किस प्रकार से था, प्रांतीय प्रशासन किस प्रकार से था और स्थानीय प्रशासन किस प्रकार से था। उसके बाद में अपने ने सेना की बात की, फिर आय की बात की, और लास्ट आता है साहित्य। लास्ट चीज है साहित्य। तो तमिल भाषा को राज आश्रय था, यानी कि चोलों की जो राजकीय भाषा थी वो क्या थी? तमिल थी। अलग अलग में अलग अलग भाषा थी। जैसे यदि अपने गुप्त काल की बात करें तो संस्कृत थी। उसके बाद में यदि अपने दिल्ली सल्तनत में आएंगे तो फारसी थी। मुगल सल्तनत में आएंगे तो फारसी थी। फिर अंग्रेजी शासन रहा तो उनकी राजकीय भाषा अंग्रेजी थी, ठीक है। तो इस प्रकार से इनकी राजकीय भाषा क्या थी? तमिल। तमिल साहित्य का बड़ा ही विकास हुआ। अब देखिए, 3 महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रंथ लिखे। पहला व्यक्ति कौन है? कंबल। ग्रंथ कौन सा लिखा? रामावतार। ग्रंथ कौन सा लिखा? रामावतार। दूसरा व्यक्ति कौन है? जयोन गोंदर। जयोन गोंदर। जयोन गोंदर ने क्या लिखा? कुलीतुंग पर्णी। कुलीतुंग पर्णी नामक ग्रंथ,
ठीक है, कंबल का रामावतार, जयोगंध का कौन सा, कुलीतुंग पर्णी। और तीसरा व्यक्ति है पुलगेंदी। पुलगेंदी ने क्या लिखा, नलबेम्ब। ये 3 राइटर और 3 महत्वपूर्ण ग्रंथ। तो दूसरे लेसन के अंदर, बहुत बड़ा लेसन है लेकिन 15 नंबर का है, ध्यान में रखना। इसके बाद में भी इसके 1 या 2 वीडियो और बनेंगे। क्या रह गया इसमें, आपका अंतिम टॉपिक रह गया विजयनगर साम्राज्य, जिसकी बात अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जय हिंद, जय भारत।